Yes, good morning all of you. Today we will be starting with the third unit of the market chapter, right? थोड़ा important unit है तो ध्यान से करना है, right? और questions आते हैं इसमें से और generally student इसमें confused रहता है क्योंकि ये चीज़ हम पहले पढ़ के आए नहीं है, right? जब भी आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तब आप ये पढ़ के नहीं आए हो, थोड़ी चीजें इसमें से नए कंसेप्ट हैं उनको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, केवल डायग्राम रटने से कुछ नहीं है, थोड़ा सा उसको समझेंगे कि भैया बनता कैसे है, क्या होता है, राइट? सो लेट अस बिगिन. नाउ दिस इज द चैप्टर ऑफ योर बुक. ओके, ये वाला चैप्टर हम करेंगे अभी, राइट? जिसमें हम स्टार्ट करेंगे परफेक्ट कंपटीशन से. प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स चैप्टर का नाम है, ठीक है? तो बेसिकली प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन हमारे को करना है अलग अलग मार्केट के अंदर, जिसके अंदर अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स हमने कौन कौन से पढ़े हैं पुराने चैप्टर के अंदर. लास्ट यूनिट के अंदर जो फर्स्ट यूनिट था उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट देखा था. कौन कौन सा टाइप्स ऑफ मार्केट होता है ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है और एक इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है, राइट? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर एक ही क्लासिफिकेशन है परफेक्ट कंपटीशन. इम्परफेक्ट कंपटीशन की अलग अलग कैटेगरीज हो सकती हैं. इट कैन बी अ मोनोपोली, इट कैन बी अ मोनोपोलिस्टिक, इट कैन बी एन ओलिगोपोली. अरे यस और नो, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? ठीक है, तो उसके अंदर प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन हमारे को यहाँ पे देखना है, राइट? तो यहाँ पे सबसे पहले प्राइस हम पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में. सो लेट अस बिगिन. वी हैव द स्लाइड्स एंड वी विल स्टार्ट विद द स्लाइड्स ओनली, right? So let us start. Can you see the slides now? Are yes or no? Yes or no, all of you? Yes sir. ठीक है, तो ध्यान से स्टार्ट करते हैं. यहाँ से यूनिट 3 हम पढ़ेंगे आज, राइट? चलिए, अच्छा इस चैप्टर को पढ़ने से पहले लास्ट हमने क्लास में 2 बिहेवियरल प्रिंसिपल पढ़े थे. अरे याद है क्या आप लोगों को? कोई बताएगा मेरे को 2 बिहेवियरल प्रिंसिपल जो हमने पढ़े थे लास्ट क्लास में? यस, 2 बिहेवियरल प्रिंसिपल्स. कौन कौन से 2 बिहेवियरल प्रिंसिपल पढ़े थे भाई, बताओ मेरे को? एक तो रिलेटेड था शट डाउन पॉइंट से. अरे यस और नो? और दूसरा था बिहेवियरल प्रिंसिपल, वो किससे रिलेटेड था बताओ? यस, कौन बताएगा? प्रॉफिट से रिलेटेड. किससे? सर प्रॉफिट्स. ये था नहीं था? यस और नो? मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट है, उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट बोला था हमने लास्ट क्लास में. अरे बोला था नहीं बोला था? यस सर. सर याद आ रहा है क्या तुम्हारे को? कुछ याद आ रहा है? हाँ सर. हाँ सर. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब ये 2 बिहेवियरल प्रिंसिपल को दिमाग में रखना, इसके बेस पे आज बिल्ड करेंगे कुछ और कंसेप्ट्स. लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. The price of a commodity and the quantity exchanged per time depend on the market demand and supply functions and the market structure. ये कह रहे हैं कि देखो जो मार्केट स्ट्रक्चर है, it plays a vital role. मार्केट स्ट्रक्चर मतलब किस टाइप का मार्केट है, whether it is a perfect competition, whether it is a monopoly, whether it is a monopolistic competition. The market structure and the demand of a product and the supply of a product, they play an important role in determination of price of a commodity. Okay, simple hai. The level of profit maximizing price is generally different in different kinds of market.
प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग, क्योंकि हर फर्म जो है वो हर मार्केट के अंदर किस लिए काम कर रही है बेटा? प्रॉफिट कमाने के लिए। ओके, एंड दिस प्राइस इज डिफरेंट इन डिफरेंट मार्केट्स बिकॉज of the differences in the nature of competition of these markets. As such, a firm has to closely watch the nature of market before determining its equilibrium price and output. तो इस चैप्टर से हम डिफरेंट मार्केट्स के अंदर इक्विलिब्रियम कंडीशंस को समझेंगे। अरे इक्विलिब्रियम कंडीशन तो पहले भी समझ के आए ना हमने, याद करो, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड आउटपुट था, एक चैप्टर हमने पहले किया था डिमांड एंड सप्लाई के बाद, याद आया क्या? जिसके अंदर ऐसे हम डिफरेंट डायग्राम्स बना के डिमांड बढ़ गई, सप्लाई बढ़ गई एंड ऑल दैट, रिमेंबर? Yes, sir. Yes, sir. Right, the market structure characterizes the way the sellers and buyers interact to determine the equilibrium price and quantity. The existence of different forms of market structure leads to the difference in demand and revenue functions of the firm. ठीक है, तो यहाँ पे अब हम सारा कंसेप्ट जो भी हमने पढ़ लिया, किस किस के बारे में? हमने अभी कॉस्ट के बारे में कंसेप्ट पढ़ लिए, राइट, हमने रेवेन्यू के बारे में कंसेप्ट पढ़ लिए, और जो मार्केट फॉर्म है हमने उससे पहले डिमांड और सप्लाई के कंसेप्ट्स पढ़ लिए। इन सारे कंसेप्ट्स को हम क्लब करके, मिला करके, अब हम एक मार्केट फॉर्म को स्टडी करेंगे स्पेसिफिकली, जैसे परफेक्ट कंपटीशन को अलग से स्टडी करेंगे, फिर मोनोपोली को अलग से स्टडी करेंगे, मोनोपोलिस्टिक को अलग से स्टडी करेंगे, ओलिगोपोली को अलग से स्टडी करेंगे, एंड वी विल ट्राई टू यूटिलाइज द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव गैदर्ड while we were reading all these concepts, and utilizing that information, sir and ma'am, what we will be doing, we will be determining equilibrium. समझ में आता है इतना? अरे yes or no? Yes, sir. अब बेटा परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं। यहाँ पे एक लड़का आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये लड़का जो है एक दिन बाजार गया और इसको जो है यहाँ से क्या खरीदने हैं? ऑरेंजेस खरीदने हैं। सर क्या खरीदने हैं? ऑरेंजेस। ये हर दुकान पे गया, सब्जी मंडी की हर दुकान पे, फल मंडी की हर दुकान पे, वहां पे इसने ऑरेंजेस देखे अरे ये सुनो, और इसने देखा कि सब लोग जो है, सारे शॉपकीपर जो है, वो ऑरेंजेस को कितने रुपए पे बेच रहे हैं? 50 रुपए किलो। अरे 50 रुपीज पर केजी दे आर सेलिंग द ऑरेंजेस। नाउ व्हाट काइंड ऑफ मार्केट इज दिस? दिस इज अ परफेक्ट कंपटीशन बिकॉज द प्रोडक्ट इज होमोजीनियस। सर लेकिन ऑरेंजेस का साइज, क्वालिटी कैन बी डिफरेंट। यस, इट कैन बी डिफरेंट। आई एम टेलिंग यू that the conditions that make a perfect competition are not existent anywhere in the world. मतलब परफेक्ट कंपटीशन अगर एग्जिस्ट करता है तो उससे हमें थोड़ा अज्यूम ही करना पड़ेगा सर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि सेम प्राइस है, तो वी से दैट दिस इज अ परफेक्ट कंपटीशन। देयर आर, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, और ये जनरली आप लोगों को आता है, तो मैं इस पार्ट को थोड़ा सा स्पीड अप करके पढ़ाऊंगा, थोड़ा जल्दी पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको समझ में सारी चीजें आ जाएंगी। नाउ इन अ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट फॉर्म, ये क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट फॉर्म? ये सर ऐसा मार्केट है जहां पे देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स who compete among themselves. There are large number of buyers, sir. There are large number of sellers. They are competing among themselves. This type of a market is called as perfect competition market. Are you getting it? This is the first feature. Okay. Second feature, the number is so large. अब ये नंबर जो है ये इतना लार्ज है कि no single seller or no single buyer is able to control the market forces. Now what are the market forces? What are the market forces? Anyone? Market forces are demand and supply. My dear friends, we have already deliberated when we were studying demand and supply. Are these are the market forces, they interplay to decide the equilibrium price. Are yes or no? And the equilibrium quantity in a specific condition when demand and supply intersect. Okay, demand, what the consumer is demanding, supply, what the producer wants to sell. Are you getting it? And when both these forces they unite, they meet at a point, there we say we have the equilibrium price and the equilibrium quantity. Okay, in that case. Okay, so here in case of a perfect competition, the number of these buyers and sellers is so large, okay,
that every seller is having a very small share in the entire supply of the market, and every buyer is having a very small share in the entire demand of the market. Are you getting it? Market demand, market supply. Have you read it? अरे पढ़ा था ना उसमें. मार्केट डिमांड होता क्या है बेटा? मार्केट डिमांड क्या होता है सर? जब हम सारे जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो इंडिविजुअल बायर्स हैं, उनकी हम डिमांड को अगर ऐड कर देते हैं, समिशन कर देते हैं, देन वी अराइव व्हाट इज नोन एज द मार्केट डिमांड. अरे यस और नो? याद करो. और Yes, sir. मार्केट सप्लाई क्या होता है? जब हम इंडिविजुअल सप्लायर्स की सप्लाई को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं. देन वी अचीव एट द मार्केट सप्लाई. अरे यस और नो? ओके. So they are not in a position, they are, no buyer or seller is in a position to influence the price, demand or supply in the market, because there are so many in number. Next, the products supplied by all the firms are identical or are homogeneous in all respect, so that they are perfect substitute for the other. Every product is a perfect substitute for the other. Ditto products are there, same in color, quality, quantity, everything is same. Are you getting it? Are yes or no? Are you getting it? And because they are homogeneous, they are ditto, it means their prices will be same, and they are sold at a single market price. So this is also very, very important. And in the example of the oranges, we have seen that no firm, now this is important point, no firm can raise the price of its product, okay, above the price charged by other firms without losing most or all of its business. Now what they are saying, ये कह रहे हैं कि सर अगर किसी फर्म ने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ऑपरेट करते हुए अपने प्राइसेस के साथ छेड़छाड़ की, या तो उसने प्राइसेस को बढ़ाया, या तो उसने प्राइसेस को बढ़ाया, या उसने प्राइसेस को कम किया, तो वो परफेक्ट कंपटीशन में ऑपरेट ही नहीं करेगा. ऐसा क्यों? देखिए, घटाएगा तो वो वैसे भी नहीं अपने प्राइस को. उसका कारण मैं आपको बताता हूं. उसके दो कारण हैं. सबसे पहला कारण है बिकॉज प्रोड्यूसर इज अ रैशनल बीइंग. अरे प्रोड्यूसर जो है वो एक दिमाग वाला व्यक्ति है. वो गधा है क्या? नो सर, ही इज अ रैशनल बीइंग. ही इज अ रैशनल बीइंग. तो उसे पता है कि जब कंज्यूमर जो है वो 10 रुपीज पे करने के लिए रेडी है, ही इज रेडी टू पे ₹10, why he will be selling at ₹8? He will not sell. No. And the second reason for it, because the cost is also involved, so why he would unnecessarily suffer a loss. Okay, तो वो कम पे तो बेचेगा नहीं, और जैसे ही वो ज्यादा करेगा, ज्यादा पे बेचेगा अपना प्राइस, मान लो 10 रुपए प्राइस है और वो 12 रुपए पे बेचना चाहता है, तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता. बिकॉज इन अ परफेक्ट कंपटीशन द बायर्स एंड सेलर्स दे हैव perfect knowledge, they have perfect knowledge of the market condition and what products are being sold, their quantity, their prices, everything about the market they know. So no consumer, no buyer will buy from that producer who is selling at a raised price. Are you getting it? So he will be simply thrown out of the market. इतना समझ में आता है क्या? अरे yes or no? Yes, sir. ठीक है. Buyers have no preference as between different sellers and as between different units of the commodity offered for sale. अरे सब जगह सेम चीज मिल रही है, सेम प्राइस पे मिल रही है, हमारी कोई प्रेफरेंस नहीं है. The buyers are indifferent. Sir and ma'am. Also, sellers are quite indifferent as to whom they have to sell. For example, most agricultural products, cooking gas, raw materials such as copper, iron, cotton, sheet, steel, etc. are fairly homogeneous. Fairly homogeneous is the word. But here the word is perfect substitute. Homogeneous, perfect homogeneous. Okay.
So oranges, they are fairly homogeneous. They cannot be called as homogeneous, but still, in order to understand, we have to assume that, okay, let us take it as a perfect competition market form. In addition, all consumers have sorry in addition, all consumers have perfect information about the competing prices. So this is very, very important. Okay, another important feature: any firm or every firm is free to enter the market or to go out of the market. So free entry and free exit is there from the market. Okay, there are no restrictions as to legal restrictions, as to economic market related restrictions. So there are no legal restrictions or market related barriers to the entry. Also, no special costs are there that make it difficult for a new firm to enter, either to enter an industry and produce. If it sees profit opportunity or to exit, it cannot make a profit. It can choose to enter a new firm. अरे नया फर्म क्यों जुड़ेगा इंडस्ट्री में? उसको लगेगा कि इस इंडस्ट्री में क्या है, प्रॉफिट है. और पुराना फर्म क्यों जाएगा इंडस्ट्री से? उसको जब ये एहसास होगा कि इस इंडस्ट्री में लॉस है, then the firm will exit from that industry. And if a new firm, it is anticipating profits from an industry, it will enter the industry. And in case of a perfect competition, sir and ma'am, there are no additional costs. The entry and exit is free. Are you getting it? Yes or no? सर एडिशनल कॉस्ट किस तरीके की लग सकती है? अरे एडिशनल कॉस्ट बहुत तरीके की लग सकती है. जैसे अगर आप कहीं पे, आपको मान लीजिए आप बोलो कि मेरे को सर मैकडॉनल्ड्स खोलना है, ठीक है, तो अब आपको मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेनी पड़ेगी. सर ऐसे थोड़ी खुल जाएगा मैकडॉनल्ड्स. अरे यस और नो, राइट? और उस फ्रेंचाइजी को लेने के लिए आपको सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस को कंप्लाई करना पड़ेगा. आर यू गेटिंग इट? सो वो स्पेशल कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है. अगर आपको मोनोपोली में एंटर करना है तो वैसे तो आप कर ही नहीं सकते. सिंगल सेलर है, उसने अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर कॉपीराइट ले रखा होगा, पेटेंट ले रखा होगा. So it is not easy to answer. अगर आपको easy to answer नहीं, easy to enter, sorry, right? It is not easy to enter that market, monopoly. और monopolistic के अंदर क्या होगा? Huge advertisement you have to do, okay? क्यों? क्योंकि वैसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं. अगर आपको अपना टूथपेस्ट बेचना है तो उनको बताना पड़ेगा कि हमारे टूथपेस्ट में सर नमक नहीं है, चीनी है, ठीक है, गुड़ है, whatever, okay? चलिए, देन अब यहाँ पे एक टर्म आती है सर. एक तो हमने पढ़ा परफेक्ट कंपटीशन और एक है प्योर कंपटीशन, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आपकी बुक में पीछे दिया हुआ है, तो वो आप जाकर के जरूर देख लीजिएगा, ठीक है. इसको पढ़ते हैं, प्योर कंपटीशन क्या है एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्योर कंपटीशन एंड परफेक्ट कंपटीशन, राइट? इन द अबव थ्री कंडीशंस, इफ द अबव थ्री कंडीशंस अलोन आर फुलफिल्ड, if the above three conditions alone are fulfilled. कौन कौन सी कंडीशन है? सबसे पहली है हमने large number of buyers and sellers, ये पहली कंडीशन. दूसरी कौन सी कंडीशन है? homogeneous product, right? ये दूसरी कंडीशन हमने देखी. and third is free entry and exit from the market, right? अगर ये तीन ही कंडीशन है, only these three conditions are there, okay, then the market is called pure competition, right? The essential feature of pure competition is the absence of the element of monopoly. तो ये थोड़ा सा theoretical concept है. Absence of the element of monopoly. अरे monopoly तो खत्म हो गई ना, ठीक है. Large number of buyers and sellers are there. Free entry and free exit is there. Homogeneous product is there. Okay. Consequently, business combinations of monopolistic nature are not possible. Okay. Monopolistic nature के business combinations भी यहाँ पे possible नहीं हैं. In addition to the above stated three features of pure competition, a few more conditions are attached to perfect competition. अब ये बोल रहे हैं, थोड़ा सा theoretical concept है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा clarify करने की कोशिश करता हूं सर. अगर ये तीन कंडीशन है केवल only, ओके, तो हम उसको क्या बोलेंगे मार्केट को सर?
प्योर कंपटीशन। क्या बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे? अरे बोलो प्योर कंपटीशन। अरे yes or no, are you getting it, understanding what I'm explaining to you? Yes, sir. Right? Yes, sir. Yes. ठीक है, यहां पे दिखाया है बिजनेस कॉम्बिनेशंस ऑफ मोनोपोलिस्टिक नेचर आर आल्सो नॉट पॉसिबल। यहां पे मतलब कार्टेल फॉर्मेशन नहीं होगी, कार्टेल फॉर्मेशन की बात यहां पे कर रहे हैं। ठीक है, बिजनेस कॉम्बिनेशंस क्या होता है? कार्टेल फॉर्मेशन, बिजनेसेस कंबाइन। ओके, कार्टेल फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। अरे वो तो ओलिगोपोली में होता है। ठीक है, of monopolistic nature are not possible in this type of a market where it is pure competition. Why? Because there are large number of buyers and sellers. Okay, large number of buyers. Okay, लेकिन और फ्री एंट्री फ्री एग्जिट है, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट है और होमोजीनियस प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है? होमोजीनियस। द प्रोडक्ट्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। ओके, सो कार्टेल फॉर्मेशन, कार्टेल फॉर्मेशन मतलब कुछ फर्म्स मिलकर के दे ट्राई टू डिराइव the price, they try to change or control the price of a product in the market, they try to control the supply of that product in the market. So ये चीजें इस प्योर कंपटीशन के अंदर पॉसिबल नहीं होंगी, और प्योर कंपटीशन के अंदर पॉसिबल नहीं होंगी तो परफेक्ट कंपटीशन में भी पॉसिबल नहीं होती, राइट? और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर इन तीन के अलावा कुछ प्लस फीचर्स भी हो सकते हैं। वो कौन से प्लस फीचर्स हैं? लेट अस लुक एट देम नाउ। ये तीन तो होंगे ही होंगे। उसके बाद देयर इज परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट कंडीशन। अब अगर परफेक्ट नॉलेज वाला फीचर आ गया तो याद रखना कि ये प्योर कंपटीशन का पार्ट नहीं है, ये किसका पार्ट है? अरे किसका पार्ट है? परफेक्ट कंपटीशन का। आर यू गेटिंग इट? हम ऐसा कह सकते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन इज अ सबसेट ऑफ प्योर, सॉरी, प्योर कंपटीशन इज अ सबसेट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। अरे यस और नो? Yes, sir. बोला बेटा, मैंने बोला कि जो प्योर कंपटीशन है इट इज अ सबसेट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि उसमें केवल तीन चीजें हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट, राइट? देन थर्ड इज फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। So large number of buyers and sellers, homogeneous product, and free entry and free exit. LHF याद रहेगा क्या? प्योर कंपटीशन के लिए क्या याद रखना है? LHF, LHF, okay? LHF, large number of buyers and sellers, homogeneous product, free entry, free exit. याद रहेगा? Next. Both buyers and sellers have all information relevant to their decision to buy or sell, as the quantities of stock of goods in the market, the nature of products, and the prices at which transactions of purchase and sale are being entered into. They have complete knowledge about the prices, the quality of product, any transaction cost that is involved, any cost that they have to pay for the transaction. Okay, next. Perfectly competitive markets have very low transaction cost, rather they have no transaction cost. अब ये transaction cost क्या होती है? A cost that is incurred to complete the transaction is called as a transaction cost. It can be a fees, it can be a brokerage, it can be any other additional cost. अरे yes or no समझ में आता है? Now this transaction cost can be for the buyers also, it can be for the sellers also. अरे yes or no? अरे हो सकती है ना transaction cost buyer और seller के लिए, buyer के लिए भी हो सकती है, seller के लिए भी हो सकती है, right? Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Okay, so this transaction cost can be for the buyers also and for the sellers also. And in case of a perfect competition, sir, this transaction cost is either very low or it is not at all present, or it is not at all present. Why? Because there is homogeneous product. All the buyers and sellers, they are having complete knowledge about the product being sold in the market. Buyers and sellers do not have to spend much time and money finding each other and entering into transactions. अरे बायर को सेलर को ढूंढना पड़ेगा, ये भी तो एक पार्ट हो सकता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट का, उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजैक्शन कॉस्ट. अंडर परफेक्ट कंपटीशन ऑल फर्म्स इंडिविजुअली आर प्राइस टेकर्स. क्योंकि इतना लार्ज नंबर है फर्म्स का,
वो प्राइस खुद का बना नहीं सकती. दे आर नॉट प्राइस मेकर्स, रादर दे आर प्राइस टेकर. देन हु विल डिसाइड द प्राइस इन द मार्केट? The price in the market will be decided by the industry. Demand and supply will be determined by the industry's market forces. Okay, and the individual firm has to take that price of the industry. Okay, the firm have to accept the price determined by the market forces of total demand and total supply. Are you getting it? The assumption of price taking applies to consumers as well. They also cannot bargain for a price in the market. Are you getting it? Okay, when the price is, when there is perfect knowledge and perfect mobility, if any seller tries to raise his price above the charged by others, he would lose his customers. This we have already discussed, right? कि अगर वो ज्यादा प्राइस चार्ज करना की कोशिश करेगा, मान लीजिए 10 रुपए प्राइस है मार्केट का, राइट, और वो अगर 11 रुपए भी लेने की कोशिश करेगा, then he'll be losing all the customer base that he is having. Now, where there are few, while there are few examples of perfect competition which are regarded as a myth by many. मैंने तो आपको बता ही दिया कि ऐसा मार्केट रियल लाइफ में 100% बिल्कुल सेम कंडीशन के साथ कहीं पे मिल नहीं सकता. So it is considered a myth by many. By many of them, it is considered as a myth. Now, what are the markets that can be called as perfect competition? Agricultural products का market, financial instruments, stock, bonds, foreign exchange, precious metal, gold, silver, platinum. Approach the condition. They are only approaching the condition, sir and ma'am. They are not like perfect competition, but in economics, as we assume a lot of things, so to understand this, we are assuming that these are like perfect competition to study the concept of perfect competition. Are you getting it? अरे समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. ये सब चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं बेटा, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं. समझ में आ रहा है? नाउ, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन. अभी अभी हम पढ़ के आए हैं बेटा कि इन अ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट द इंडिविजुअल सेलर, इट इज द प्राइस टेकर, एंड द इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर, अरे इतना समझ में आता है क्या? अब इंडस्ट्री क्या होती है? Where there are large number of independent firms are clubbed together, okay, then that is called as industry. Each unit in the industry produces a homogeneous product so that there is competition amongst goods produced by different units. तो ये इंडस्ट्री भी, हम किस इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं जो एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को डिनोट करती है सर? अरे यस और नो, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. हाँ सर, हमें समझ में आ रहा है, लेकिन क्योंकि हम नालायक हैं इसलिए हम बोलते नहीं हैं, इसलिए आप खुद से बातें करिए. इक्विलिब्रियम ऑफ द इंडस्ट्री. अब पहले इसमें देखो, इसमें दो तरीके से पढ़ना है हमारे को. पहले हम इंडस्ट्री के लिए पढ़ेंगे, उसके बाद हम फर्म के लिए पढ़ेंगे. समझ में आ रहा है? दो चीजें अलग अलग दिमाग में बैठ रही हैं. इंडस्ट्री क्या है? अरे इंडस्ट्री कलेक्शन ऑफ फर्म है, और एक इंडिविजुअल जो सेलर है उसको क्या बोला हमने? फर्म बोला. समझ में आ रहा है क्या? Industry is a collection of firms. It is a collection of so many independent firms. When the total output of the industry is equal to total demand, okay, we say that the industry is in equilibrium. The price then prevailing is the equilibrium price. A firm is said to be in equilibrium when it's maximizing its profit and has no incentive to expand or contract the production. Sir, what is equilibrium? It is a rest position. It is a position where there is no tendency to change. It is a position where two forces become equal. Okay, अरे आपने पढ़ा है ना इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के चैप्टर में इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन बताई थी मैंने. अरे यस और नो, राइट? तो सर ये ऐसी पोजीशन है जहां पे सेलर बढ़ाना ही नहीं चाहता, ऑलरेडी ही इज अर्निंग ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट, कंज्यूमर को भी ऑप्टिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हो रहा है, डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट कर रही है, राइट? आर यू गेटिंग इट?
So that is what is equilibrium in case of a industry. Okay, the equilibrium क्या बात है, सैनिटाइजर का उपयोग करिए, बता रहे हैं कोरोना फैल रहा है, आप लोग भी ध्यान रखिए। और मुझे लगता है कि आपकी परीक्षा जो है थोड़ी सी आगे खिसक सकती है जिस टाइप का प्रेशर सरकार पर है। चलिए, द इक्विलिब्रियम प्राइस इज द प्राइस एट विच बोथ डिमांड एंड सप्लाई are equal and therefore no buyer who wanted to buy at the price goes dissatisfied and none of the seller is dissatisfied that he could not sell his goods at that price. Are you getting it? समझ में आ रहा है क्या? Now let us suppose here let us have schedule. उसमें देखिए 1 2 3 4 5 ये प्राइस लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता है जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा हमारी डिमांड, अरे बताओ, कम होती जाएगी। कम होती जाएगी। तो अगर यहाँ पे 500 है, यहाँ पे 400, यहाँ पे 300, यहाँ पे और यहाँ पे 100। और हमें पता है सर सप्लाई के केस में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप विद प्राइस। अरे यस और नो, यहाँ पे 100, यहाँ पे 200, यहाँ पे 300, यहाँ पे 400 और यहाँ पे 500। इतना तो समझ में आता है आपको बेटा? अरे यस और नो? Yes, sir. Right? Now let us look at the diagram for it. This is x-axis, this is y-axis, right? This is the demand curve, this is the supply curve, and this point is the equilibrium quantity and this point is the equilibrium price. So this is the equilibrium point. इतना समझ में आता है क्या? So the equilibrium point is, क्या है equilibrium point? सर equilibrium point is E. सर equilibrium quantity क्या है? सर equilibrium quantity is OQ. सर equilibrium price क्या है? सर equilibrium price is OP. इतना समझ में आता है क्या बेटा? अरे yes or no? Yes, sir. Next, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन में अब हम देख रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। सर यहां पे आपको पता है द फर्म इज अ प्राइस टेकर। इफ द फर्म इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन मैक्सिमाइजिंग इट्स प्रॉफिट, जब वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कर रही होगी फर्म, तब उसको कहेंगे दैट द फर्म इज एक्सपीरियंसिंग इक्विलिब्रियम, बिकॉज देयर देन इट विल हैव नो टेंडेंसी टू चेंज। ओके, द सप्लाई, the output which gives maximum profit to the firm is called equilibrium output, is called equilibrium output. In the equilibrium state, the firm has no incentive either to increase or to decrease the output because already it is operating at the optimum level of production. Okay, the firms in a competitive market are price takers. This is because there are large number of firms in the market who are producing identical or homogeneous products. As such, these firms cannot influence, we have already read, these firms cannot influence the price in their individual capacities. They have to accept the price determined through the interaction of total demand and total supply of the commodity which they produce. अरे इतना समझ में आता है क्या? सर एक बार डायग्राम बना के बता दो ना कि कैसे होता है ये। चलिए डायग्राम बना करके बता देते हैं। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ये मैं बना रहा हूं बेटा यहाँ पे इंडस्ट्री के लिए। किसके लिए? इंडस्ट्री के लिए। और इसके बाद यहाँ पे हम बनाएंगे फर्म के लिए। सो ये है आपकी इंडस्ट्री की डिमांड, ये है आपकी टोटल सप्लाई, ये आपका जो पॉइंट है बेटा, ये क्या है आपका क्वांटिटी, और ये क्या है आपका प्राइस, और ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। लेट अस मेक अनदर डायग्राम। दिस इज फॉर द फर्म and the firm is a price taker, as you all know.
So this is the price line. Okay, and this is the x-axis and this is the y-axis. So the firm can sell any quantity at this price, yes or no? Yes or no? Got it? Yes, sir. ये फर्म के लिए डायग्राम बना दिया. The market price is fixed through the interaction of total demand and total supply of the industry. तो यहाँ पे हमने देख लिया इसका इंटरेक्शन हुआ, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया. अरे yes or no? Firms have to accept the price as given as they are price takers rather than price maker. So the firm is a price taker and the industry is the price maker. समझ में आता है बेटा? Yes sir. They cannot increase the price above OP level. ये जो लेवल है सर प्राइस का, इसके ऊपर प्राइस नहीं जा सकता because of the fear of losing the customers to other firms. अरे क्या ये इंडिविजुअल फर्म इस पॉइंट के ऊपर अपना प्राइस लेकर के जाएगी? No. Why? Because the firm is afraid that if it will do so, it will lose all its customers. Okay, and they do not try to sell the product below EQ price because they do not have an incentive for lowering it. बेटा आदमी हमेशा वही काम करता है जहां पे उसे फायदा दिखता है. अब वो इसको लोअर करने का उनके पास क्या इंसेंटिव है? उनको कुछ ऐसा कुछ फायदा दिख रहा है, कुछ लालच है? नहीं है, वो लोअर करेंगे ही नहीं. मैंने आपको पहले ही बता दिया. Okay, they will try to sell as much as they can sell on this OP price level. इस प्राइस के ऊपर वो जितनी क्वांटिटी बेच सकते हैं उतनी बेचने की वो कोशिश यहां पे करेंगे. क्या आपको ये समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर. समझ में आ रहा है? ये इंडिविजुअल Yes, sir. फर्म की बात हो रही है, यहाँ पे ये इंडस्ट्री की बात हो रही है. चलिए सर, इतनी बातें क्लियर हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं. As such, P line acts as the demand curve for the firm. अरे आप याद करो, ठीक है, सेम प्राइस पे डिफरेंट डिमांड कर रहे हैं, तो ये डिमांड कर्व की तरह काम कर रहा है, नहीं कर रहा? अरे यस और नो? अरे यस और नो? डिमांड कर्व कैसे बनता है बेटा, मेरे को बताना कोई. हम प्राइस को y एक्सिस पे मार्क करते रहते हैं ऐसे, और क्वांटिटी को ऐसे करते हैं ना. तो प्राइस बढ़ा तो डिमांड, बताओ, कम हुई बढ़ी? कम हो गई. कम हो गई. और प्राइस अगर घटा तो डिमांड बढ़ गई. तो इस तरीके से पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं बेटा. अरे यस और नो? और फिर जो है हम ये बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व. ऐसे ही तो बनती है, ठीक है. तो अब इस केस में क्या हो रहा है? अरे सर इस केस में जो है प्राइस तो हमारा सेम है, तो इस पे Q1 क्वांटिटी हमने डिमांड करी, यहाँ पे Q2 क्वांटिटी करी, यहाँ पे Q3 क्वांटिटी करी, प्राइस तो सेम है ना, ठीक है. तो ये डिमांड कर्व कैसी बन गई? ऐसी बन गई सर. तो ये जो प्राइस लाइन है, क्या ये डिमांड कर्व भी है? हाँ. ये प्राइस लाइन भी है? हाँ. अरे यस और नो? Individual competitive firm is given by a horizontal line at the level of market price set by the industry. Are you getting it? In other words, the demand curve of each firm is perfectly infinitely elastic. याद करो, इलास्टिसिटी का कंसेप्ट भी यहाँ पे हमने जोड़ दिया डिमांड वाले चैप्टर से. एक फर्म जिसकी प्राइस इलास्टिसिटी इनफाइनाइट है, परफेक्टली इलास्टिक है, उस केस में डिमांड कर्व कैसी होती थी बेटा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ओके, एट अ सेम प्राइस एनी क्वांटिटी कैन बी डिमांडेड. अरे यस और नो? याद आया क्या? The firm can sell as much or as little output as it likes along the horizontal price line. Since price is given, a competitive firm has to adjust its output to the market price so that it earns maximum profit. It earns maximum profit. अरे इतना समझ में आता है क्या? अरे yes or no? यस सर. यस सर. अब यहाँ पे हम रेवेन्यू ट्रेंड्स को समझेंगे कॉम्पिटिटिव फर्म के लिए. फर्म के लिए याद रखना, फर्म और इंडस्ट्री में अंतर होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ. चलिए,
सर प्राइस है 5 और क्वांटिटी सोल्ड है 10, टोटल रेवेन्यू कितना होगा बेटा, जल्दी बोलो। 5 into 10 दैट इज 50. सर प्राइस है 5, क्वांटिटी है 20, टोटल रेवेन्यू कितना होगा 100। प्राइस है 5, क्वांटिटी है 30, 150, then 5 into 40 how much, then 5 into 50 that is 250। एवरेज रेवेन्यू, अरे एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, एवरेज रेवेन्यू होता है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सोल्ड, राइट। टोटल रेवेन्यू इज 50, क्वांटिटी इज 10, एवरेज रेवेन्यू कितना है 5, राइट। यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय 20, एवरेज रेवेन्यू 5। सर आपने ही तो बताया था कि एवरेज रेवेन्यू एंड प्राइस दे आर वन, ओके, दे आर ऑल्सो वन, ओके। तो ठीक है 5 5 5, अरे लिख देते हैं ना, यस और नो, यस और नो, Yes, sir. ठीक है। सर अब मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, ठीक है। मैं मान रहा हूं कि 10 से पहले क्वांटिटी सोल्ड 0 थी, तो टोटल रेवेन्यू भी क्या होगा 0, प्राइस तो 5 ही होगी लेकिन टोटल रेवेन्यू क्या होगा 0, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू भी 5 ही रहेगा, एवरेज रेवेन्यू भी यहाँ पे 5 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए टोटल रेवेन्यू में चेंज कितना, मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, ठीक है। तो मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड। अरे यस और नो, ऐसे ही तो निकलेगा बेटा, Yes, sir. राइट। तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज, सर 50 का, क्वांटिटी सोल्ड में कितना चेंज बताओ बेटा, 10 का। 10 का। मार्जिनल रेवेन्यू कितना आया 5, देन 50 से 100 गया, चेंज कितना 50 का, यहां से 10 से 20 गया, चेंज कितना 10 का। नेक्स्ट 100 से 150, चेंज 50 का, 20 से 30 चेंज 10 का, मार्जिनल रेवेन्यू 5 का। देन 30 टू 40, यहां से 150 से 200, 50 और 10 अगेन 5, राइट। अगेन यहाँ पे 50 और यहाँ पे 10 चेंज, राइट। 50 और 10 अगेन इट इज 5। तो यहाँ हम क्या देख सकते हैं, इन केस ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन फर्म, इन केस ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन फर्म दिस प्राइस लाइन इज इक्वल्स टू डिमांड कर्व, क्या, अरे यस और नो अभी बताया था ना, Yes, sir. ठीक है। एंड दिस प्राइस लाइन इज ऑल्सो इक्वल टू द एवरेज रेवेन्यू, क्या, अरे प्राइस और एवरेज रेवेन्यू वन एंड द सेम थिंग, क्या, Yes, Yes, sir. sir. एंड द सेम इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, क्या, Yes, sir. समझ में आता है क्या, यहां से इस टेबल से कुछ समझ में आता है। We see that perfectly competitive market are price taking firms, average revenue, marginal revenue and price are equal। अरे प्राइस और मार्जिनल रेवेन्यू, प्राइस और एवरेज रेवेन्यू तो पहले इक्वल होते थे, ठीक है। यहाँ पे ये और किसके इक्वल हो गए, अरे किसके इक्वल हो गए, बोलो बोलो जल्दी बोलो, Marginal revenue. Marginal revenue. marginal revenue के सर। As a result, when the firm sells an additional unit, its total revenue increases by an amount equal to its price, क्योंकि प्राइस के बराबर है। So for every additional unit being sold, every additional unit being sold, the marginal revenue is equal to price। Are you getting it? और हमने सेकंड बिहेवियरल प्रिंसिपल में क्या पढ़ा था सर, कि एक फर्म को तब तक बेचना चाहिए जब तक उसका मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल नहीं हो जाता मार्जिनल कॉस्ट के। अरे याद करो, सेकंड बिहेवियरल प्रिंसिपल लास्ट क्लास में पढ़ा के गया था मैं, बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोला था, ठीक है बेटा, ठीक है। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर अ फर्म, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लेना। आगे वाले जितने भी मार्केट फॉर्म्स पढ़ेंगे उसमें यही कंडीशंस को लगाएंगे, लेकिन उसमें डायग्राम्स अलग हो जाएंगे बट कंडीशन सेम रहेंगी। तो ध्यान से सुनना, इन कंडीशंस को याद कर लेना। एंड ऑलरेडी आपने जब आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th में पढ़ी थी, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपने ये कंडीशंस पढ़ी हुई होता, उनको रिवाइज करना है, समझना है, थोड़ा और ढंग से समझेंगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ समझेंगे।
A firm in order to attain equilibrium position has to satisfy two conditions as below. Okay. Okay. अब बेटा सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। हम इस चैप्टर में पढ़ क्या रहे हैं? मेरे को बताओ, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं? कौन बताएगा? Sir, in this chapter we are studying that how we have to determine the equilibrium price and output. लेकिन यहाँ पे एक लाइन मैंने अभी नोट्स में लिखी हुई है जो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है सर? वो लाइन क्या है सर? वो लाइन ये है कि क्योंकि हम यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? परफेक्ट कंपटीशन की। और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ध्यान से सुनना सर, प्राइस तो टेकर है, तो क्या इक्विलिब्रियम आउटपुट और आउटपुट को डिटरमाइन करने के लिए क्या एक फर्म प्राइस भी डिटरमाइन करेगी? नो नो नो। अरे मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? अरे वो प्राइस डिटरमाइन करेगी क्या? मुझे बताओ, क्या एक फर्म प्राइस भी डिटरमाइन करेगी इक्विलिब्रियम को सेट करने के लिए परफेक्ट कंपटीशन के अंदर? यस और नो? No, sir. Why no? क्यों? Because a firm is price taker. Yes, because the firm is price taker, sir and ma'am. Are you getting it? समझ में आ रहा है सर? तो वो प्राइस नहीं करेगी तो फिर वो क्या तय करेगी सर? वो ये तय करेगी एक इंडिविजुअल फर्म कि उसको कितनी क्वांटिटी सेल करनी है सो दैट इट कैन मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स। समझ में आ रहा है क्या बेटा? अरे यस और नो? नहीं सर, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा Yes, क्योंकि sir. हम नालायक हैं, हम नालायक बच्चे हैं। चलिए कोई बात नहीं बेटा, होता है, नालायकी के भी अलग मजे हैं। चलिए नोट, because competitive firm is a price taker, takes the price as fixed, there is the rule of setting output and not price. Getting it? The marginal revenue should be equal to the marginal cost. तो ये तो हम आप याद करो, behavioral principle number 2, ये हम वहां पे पढ़ के आए हैं कि मैक्सिमम तब तक ही फर्म जो है वो बेचेगी, कब तक? जब मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, एंड दिस फॉर्म्स द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर अ फर्म। इतना समझ में आता है क्या? बोलो यस सर। मैं खुद ही बोल देता हूं यस सर, आगे बढ़ जाता हूं। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये वो बिहेवियरल प्रिंसिपल वाली बात लिखी हुई है। लेट अस रीड। इफ मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, there is always incentive for the firm to expand its production further and gain by selling additional unit. Marginal revenue per unit revenue, एक यूनिट को बनाने में जो कॉस्ट लग रही है उससे ज्यादा उसको बेच करके हमें मिल रहा है, so there is an incentive, we will continue production, we will continue selling. Then if marginal revenue is less than marginal cost, okay, the firm will have to reduce the output since an additional unit adds more to the cost than to the revenue. हर additional unit के लिए मुझे ज्यादा cost पे करनी पड़ रही है। मैं नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे मुझे नुकसान है, तो ये आपको नहीं फॉलो करना। Profits are maximum only at the point where MR is equals to MC. Okay, because the demand curve facing a competitive firm is horizontal, so MR equals to P. The general rule for profit maximization can be simplified. Okay, यहाँ पे तो MR जो है वो प्राइस लाइन है, right? A perfectly competitive firm should choose its output so that the marginal cost equals to price. अब इसमें marginal cost को हमें देखना पड़ेगा सर, ओके, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि किस क्वांटिटी पे एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म को बेचना है, कितनी क्वांटिटी बेचनी है एट द गिवन प्राइस। द प्राइस इज गिवन बाय द इंडस्ट्री। एंड द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन तो ये है, सेकंड कंडीशन है MC should be rising. MC should be rising after it meets MR. ओके, या इसको ऐसे बोलते हैं कि MC कर्व should cut MR कर्व from below.
MC curve should cut MR curve from below. Okay, in other words, MC should have a positive slope. Okay, it should have a positive slope. Sir and ma'am, नेगेटिव स्लोप आपको पता है क्या होती है? नेगेटिव स्लोप ये होती है. पॉजिटिव स्लोप क्या होती है? ये. It should be rising. It should be rising after it interacts the MR curve, and this point will be equilibrium. This point will be what? Equilibrium. अरे yes or no? इतना समझ में आता है क्या बेटा? हेलो. Yes, sir. हाँ सर, हम तो चले गए छोड़ के तुम्हें. बेटा मैं बता रहा हूं, अभी तो आज तुमने मेरे को छोड़ दिया, और जिस दिन मैंने तुम्हें छोड़ दिया ना, उस दिन तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा, और मैं तुम्हें जरूर जल्द ही छोड़ दूंगा. ठीक है? क्यों छोड़ दूंगा बेटा मैं? क्योंकि अब तुम्हारे एग्जाम आ रहे हैं, और एग्जाम में जब भी तुम्हारा एग्जाम होगा तब मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, तब मैं वहां पे आकर के नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं तुम्हें एग्जाम से पहले चिढ़ाऊंगा. मैं चिढ़ाऊंगा तुम्हें कि अब तो मजा आएगा, अब तुमने पढ़ाई नहीं करी ना, अभी तो तुम बोलते नहीं हो. यस, इन शॉर्ट रन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बाय अ कॉम्पिटिटिव फर्म. लेट अस रीड दिस. इन अ शॉर्ट रन, अभी देखो, सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना. अभी तक जितने भी हमने कंसेप्ट पढ़े, अभी पहले हम इनको शॉर्ट रन के लिए पढ़ेंगे. ठीक है? और ये फर्म के लिए पढ़ रहे हैं, फिर इंडस्ट्री के लिए पढ़ेंगे. ठीक है? शॉर्ट रन में इंडस्ट्री के लिए पढ़ेंगे, फिर हम लॉन्ग रन में पढ़ेंगे फर्म के लिए, और लॉन्ग रन में इंडस्ट्री के लिए. ऐसे पढ़ेंगे. समझ में आता है? अरे यस और नो? मतलब फर्म, इंडस्ट्री, लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, ऐसे पढ़ना है. समझ रहे हो? अभी हम फर्म की बातें कर रहे हैं. तो ये जो प्राइस है यहाँ पे डिटरमाइन हो गई, और यहाँ पे देखो ये एमसी कर्व. अरे एमसी कर्व दिख रही है? यहाँ पे कॉस्ट कंसेप्ट याद करो अपने. आर यू गेटिंग इट बेटा? कहां गए? इन दो पॉइंट्स के ऊपर MC और MR इक्वल हैं एट पॉइंट T एंड एट पॉइंट R. इट मींस एट पॉइंट T एंड एट पॉइंट R, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज फुलफिल्ड. ठीक है? फर्स्ट कंडीशन क्या थी? MC इक्वल्स टू MR या MR इक्वल्स टू MC, व्हाटएवर, दोनों इक्वल हैं. राइट? तो इन दो पॉइंट्स पे इक्वल हैं. और दूसरी कंडीशन क्या है सर? एनीवन? व्हाट इज द सेकंड कंडीशन? बताओ. MC should be rising. MC curve should be a positively sloping curve. It should be a positive. यहां पे तो देखो गिर रही है ना, negatively sloping curve है. And it should be rising, or it should curve MR curve from below. अरे सर, below से तो यहां पे काट रही है E point पे. It means the equilibrium point is point R. Sorry, R point पे काट रही है. Okay, it is point R. And the equilibrium price is OP, that is fixed, taken by the industry. Okay, and the equilibrium quantity is OQ2. इतना समझ में आता है क्या बेटा? अरे yes or no? Yes, sir. समझ में आता है? चलो आगे बढ़ते हैं. Demand and supply of the industry curve intersect at E to set the market price OP. ये हमने देख लिया. The firm perfectly competitive industry adopt OP price. ये perfect firm ने जो है ये price adopt कर लिया. Okay. As all the units are priced at the same level, MR is also horizontal to AR line. अभी हमने देख लिया पीछे revenue trends के अंदर. Note that MC curve, MR curve at two places T and R, but at point T, MC curve is cutting MR curve from above. और यहाँ पे ये पॉजिटिवली स्लोपिंग हो रही है और नेगेटिवली स्लोपिंग हो रही है, लेकिन जब ये वापस से इसको काट करके यो निकलती है तो ये क्या हो जाती है सर? पॉजिटिवली स्लोपिंग हो जाती है. T is not the point of equilibrium as the second condition is not satisfied. The firm will benefit if it goes beyond T. यहाँ पे और कॉस्ट कम होती जा रही है तो बोलेंगे और प्रोडक्शन करते जाओ, और कहां तक करना है? Q2 तक. समझ में आ रहा है? Hence R is the point of equilibrium and OQ2 is the equilibrium level of output. क्या आपको यहां तक की बातें समझ में आती हैं सर? Yes or no? Yes or no?
अरे यस और नो? Yes, sir. अब यहाँ पे बेटा मैं आपको कुछ कंसेप्ट्स रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है? और ये लास्ट टॉपिक है जो अब आज हम देखेंगे, यहाँ तक, यहाँ वाला ये लास्ट स्लाइड में आपको कराऊंगा, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आगे, राइट? मेरे को एक बात बताओ, लेट सपोज द प्राइस इज 5, 6 एंड 7। यहां पे मैंने क्वांटिटी सप्लाइड लिख रखी है। अगर प्राइस 5 पे क्वांटिटी सप्लाई 100 है तो मैंने प्राइस को बढ़ा दिया बेटा, 5 से 6 कर दिया, तो अब मैं क्वांटिटी को भी बढ़ाऊंगा नहीं बढ़ाऊंगा? यस सर, बढ़ाएंगे। अब मैंने 6 से 7 कर दिया, अब बढ़ाऊंगा? Yes, sir. ठीक है, राइट? समझ में आ गया? सप्लाई शोज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस। क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस। अब आपको एक और कंसेप्ट जो है, अब यहाँ पे कुछ कंसेप्ट्स बेसिकली हम पढ़ रहे हैं। एक तो हमने सप्लाई के कंसेप्ट को देखा। सप्लाई का कंसेप्ट क्या कहता है सर? प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, दे आर पॉजिटिवली रिलेटेड, दे आर पॉजिटिवली रिलेटेड। ठीक है, ये सिंपल है, ये कंसेप्ट आपको रिवाइज हो गया। दूसरा कंसेप्ट जो आपको याद करना है, दैट इज रिलेटेड टू शट डाउन पॉइंट, दैट इज रिलेटेड टू शट डाउन पॉइंट। अब बेटा शट डाउन पॉइंट क्या है? शट डाउन पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे बिजनेस बंद। अरे बोलो हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। बताऊं मैं तुम्हारे को अभी? No, sir. अरे शट डाउन पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे बिजनेस बंद, खत्म, दुकान बंद, शटर बंद। अरे नहीं सर, गलत बोल रहे हो आप। बेटा शट डाउन पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे फर्म टेम्परेरीली अपना प्रोडक्शन क्लोज कर देती है। याद करो, जाकर के पढ़ लेना, पढ़ लेना जाकर के बिहेवियरल प्रिंसिपल नंबर 1 में। लास्ट क्लास में बता के गया था कि शट डाउन इट डज नॉट मीन कि दुकान बंद हो गई, कि फैक्ट्री बंद हो गई। नाम पे मत जाओ, फकीर चंद भी करोड़पति होते हैं इस दुनिया में। अरे शटडाउन पे भी प्रोडक्शन होता है, शटडाउन के बाद भी, क्योंकि शटडाउन का मतलब बिजनेस बंद नहीं होता, केवल प्रोडक्शन बंद होता है। याद करो। अरे याद है क्या? यस सर। तो पहले यस सर के बोला था सर, मजा आ रहा था बोलने में, बोल दिया, क्या करें। ठीक है, और उसमें हमने देखा था क्या कि सर शटडाउन पॉइंट कब होता है? व्हेन द फर्म इज नॉट एबल टू कवर, व्हेन द फर्म, जब हमारी जो बिजनेस है इट इज नॉट एबल टू कवर इवन इट्स वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं कवर कर पाती, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी हमारा एवरेज रेवेन्यू जो है वो कम हो जाता है। तो हम किस पे आ जाते हैं? शट डाउन पॉइंट पे। अरे यस और नो, समझ में आ रहा है? When the firm is not able to cover even its variable cost, then the business will shut down the production, not the factory but the production. याद रखो, ठीक है? और कब तक प्रोड्यूस करते रहेंगे? जब तक हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कवर करते रहेंगे। सर क्या इसे हम और थोड़ा क्लियरली समझ सकते हैं? हाँ, देखो यहाँ पे एक टेबल बना रखी है मैंने बेटा, ठीक है? अब इसमें देखेंगे कि फर्म को प्रोड्यूस करना चाहिए नहीं करना चाहिए। यहां पे देखो, मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहां पे प्राइस है 10 रुपीज। प्राइस क्या है? 10 रुपीज, राइट? नहीं सॉरी, प्राइस तो ये दे रखा है, एवरेज कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट, सॉरी, एवरेज कॉस्ट है 10 रुपीज। अब आपको पता है कि एवरेज कॉस्ट जो होती है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एएफसी और एवीसी। अरे यस और नो? होते नहीं होते? सर फिक्स्ड कॉस्ट है 6 रुपए और वेरिएबल कॉस्ट है 4 रुपए, और इन दोनों को मिलाकर जो हमारी एवरेज कॉस्ट बनी वो क्या है? 10 रुपीज। समझ में आता है? अगर मेरा प्राइस 8 रुपए है, मैं किसी चीज को 8 रुपए में बेचता हूं और उसकी एवरेज कॉस्ट जो है वो 10 रुपीज है, और एवरेज रेवेन्यू या प्राइस, अरे प्राइस एंड एवरेज रेवेन्यू वन एंड द सेम थिंग, वो 8 रुपीज है, तो बेटा मेरे को क्या होगा? सर आपको लॉस होगा कितने रुपए का? 2 रुपए का। अरे लॉस होगा नहीं होगा? बताओ। Yes, sir. ठीक है, अगर मैं प्रोडक्शन करता हूं, यहां पे मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं, आई एम प्रोड्यूसिंग, और मैं सामान बेचता हूं,
तो मैं 10 रुपए की कॉस्टिंग लागत लगा करके कितने रुपए में बेच रहा हूं? 8 रुपए में। तो क्या मुझे लॉस होगा? हाँ सर आपको लॉस होगा। तो क्या मुझे प्रोडक्शन बंद कर देना चाहिए? चलो प्रोडक्शन बंद करके देख लेते हैं, शट डाउन या नो प्रोडक्शन। अगर मैं प्रोडक्शन नहीं भी करता, अरे मैं प्रोडक्शन नहीं कर रहा तो भी क्या मेरी फिक्स्ड कॉस्ट लग रही है क्या बेटा? अरे यस और नो? और Yes, मेरी sir. फिक्स्ड कॉस्ट अगर लग रही है और मैं प्रोडक्शन कर ही नहीं रहा, तो क्या मेरे पास ये 8 रुपए का रेवेन्यू आएगा? नहीं आएगा। लेकिन क्या मैं कॉस्ट अभी भी पे करूंगा? हाँ सर 6 रुपए आप अभी भी पे करोगे। इसका मतलब अभी भी मैं लॉस में हूं, लेकिन अब मैं कितने के लॉस में हूं बेटा? 6 रुपए के लॉस में। यानी प्रोडक्शन करके मैं 2 रुपए के लॉस में हूं। प्रोडक्शन कर दो चुपचाप। क्यों? क्योंकि यहां पे एटलीस्ट यू आर कवरिंग योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड सम पोर्शन ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट एज वेल। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है क्या? लेकिन अगर मैं प्रोडक्शन बंद कर देता हूं सर, अगर मैं प्रोडक्शन को बंद कर देता हूं तो सर दिक्कत हो जाएगी। तो मैं लॉस मेरा 2 से 6 रुपए हो जाएगा बेटा। समझ में आता है? अब अगर मेरी प्राइस 4 रुपए है, मैं 4 रुपए में बेचा, 10 रुपए की चीज को 4 रुपए में बेच दिया, लॉस कितना? सर लॉस हुआ आपको 6 रुपए का। अगर आपने प्रोडक्शन किया तो, अगर आपने प्रोडक्शन किया तो लॉस हुआ। प्रोडक्शन नहीं करते तो भी सर लॉस तो है ही। किसका लॉस है? फिक्स्ड कॉस्ट का। 6 रुपए का लॉस तो है ही। अरे यस और नो? नेक्स्ट, अब ये वाली चीज समझना, अगर मैंने 2 रुपए में बेच दिया तो मुझे कितना लॉस हुआ? अगर मैं बेचता हूं तो, प्रोडक्शन करके बेचता हूं, कितना लॉस हुआ बताओ जल्दी? 8 रुपए का। 8 रुपए का। और अगर मैं शट डाउन करता हूं, शट डाउन करता हूं तो मुझे कितना लॉस होगा बेटा? 6 रुपए का। 6 रुपए का। तो बेटा यहां पे क्या हमारे को अब शट डाउन कर देना चाहिए? अरे यस और नो? Yes, sir. Because here the firm is not able to cover even its variable cost. 4 रुपए में केवल वेरिएबल कॉस्ट कवर हुई थी, तो भी हम प्रोडक्शन कर रहे थे क्या? अरे यस सर। उसके आगे जैसे ही कम किया हमने प्राइस, वैसे ही हमारे को प्रोडक्शन जो है वो स्टॉप करना पड़ गया। क्या आपको यहां तक जो मैंने आज डिस्कशन किया, क्योंकि आगे इसके हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे बेटा, तो यहां तक आपको चीजें समझ में आती हैं क्या? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, आज के लिए इतना काफी करें, Yes, sir. राइट? और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसके आगे पढ़ेंगे बेटा, राइट? थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट क्लास भी कल मॉर्निंग में लेंगे अपन 7 o'clock। कोई दिक्कत Thank you, sir. नहीं ना? चलिए, थैंक यू।